औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। Today is 12th August 2020 and Wednesday. Your lecture number 25 and your diary is chapter number 9, refraction in different mediums plus law of refraction, book page number 93 to 94. Done. So book page number 93, refraction in different mediums. डिफरेंट मीडियम में रिफ्रैक्शन का हमने देखना है। मीडियम्स है हमारे पास यहाँ पे ग्लास एंड वाटर, ये दो मीडियम है। व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम एयर इनटू वाटर और ग्लास, कि जब लाइट हवा से गुजरती है और वाटर की तरफ या फिर ग्लास की तरफ मूव करती है, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पे ये नॉर्मल लाइन है, जो भी हमारे पास नॉर्मल लाइन होती है वो हमेशा सीधी रहेगी और ये डॉटेड से रिप्रेजेंट की हुई है। तो कह रहे हैं कि जब एयर से वाटर की तरफ यहाँ पे ग्लास की तरफ मूव करेंगे तो वो लाइन जो है रिफ्रैक्टेड लाइन वो नॉर्मल की तरफ मूव करेगी। यानी ये देखें, ये लाइन है हमारे पास, ये रिफ्रैक्टेड लाइन है, तो इसने मूव किया टूवर्ड्स द नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ आ गई है ये, तो थोड़ी सी बेंड हो गई है। इसमें क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ग्रेटर दैन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल है ये हमारे पास बड़ा होगा और ये जो एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हमारे पास छोटा होगा। वो क्यों छोटा होगा? जब हवा से यानी एयर से वाटर की तरफ लाइट मूव करती है तो ये बेंड होना शुरू हो जाती है। इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ मूव करेगी। देखिए ये नॉर्मल की सीधी लाइन थी, होना तो ऐसे चाहिए ना कि ये रिफ्रैक्ट करके आई है तो ये सीधी ऐसे गुजरे, लेकिन नहीं, ये बेंड कर गई है। तो ये बेंड करके देखिए नीचे को आई है, ये नहीं, ये नॉर्मल की तरफ मूव कर रही है, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर है, यानी बड़ा है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसमें छोटा है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वाटर और ग्लास इनटू एयर, जब लाइट वाटर से या ग्लास से हवा की तरफ मूव करती है, यानी वाटर से एयर की तरफ मूव करेगी, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये देखिए ये नॉर्मल लाइन है, तो होना तो ऐसे चाहिए ना कि ये इस साइड को मूव करे, जहाँ पे ये डॉटेड लाइन लगी है इधर मूव करे, लेकिन ये कि ये बेंड हो गई है लेकिन अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जा रही है। तो इसमें क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास ये जो एंगल है ये बड़ा होगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हमारे पास वो छोटा होगा। यहाँ पे इक्वेशन में भी दिखाया गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ ग्रेटर दैन एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी कि रिफ्रैक्शन डिफरेंट मीडियम्स में हमने कैसे देख लिया है कि डिफरेंट मीडियम हमारे पास यहाँ पे थे एयर, वाटर और ग्लास। हमने पहले ये देखा है कि जब लाइट जो मूव करती है हवा से पानी की तरफ या ग्लास की तरफ, तो ये बेंड होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल की तरफ ये बेंड होती है, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस तो बड़ा होता है लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होता है। और दूसरा हमने ये पॉइंट पढ़ा इसमें कि जब लाइट गुजरती है पानी या ग्लास से गुजर के एयर की तरफ जाती है तो ये भी बेंड होती है, लेकिन अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पे हमने पढ़ा था बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, लेकिन यहाँ पे क्या है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूसरी साइड पे मूव करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होता है। यहाँ आप लोगों को डायग्राम में भी दिखाया गया, आप लोगों ने ये डायग्राम बनानी भी है जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कितने लॉज हैं? तो हमारे पास 2 लॉज हैं रिफ्रैक्शन के। देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कितने हमारे पास एंगल थे, हमारे पास रेज थी, इंसिडेंट रे थी, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे, यानी कि ये सारे ही सेम प्लेन में होती हैं, एक ही पॉइंट पे सेम प्लेन पे ये होते हैं। तो सेकंड जो हमें इन्होंने ला दिया है वो ये है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू इट्स स्पीड इन अनदर मीडियम इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। क्या मीन है कि रेशियो जो है किस की रेशियो, स्पीड ऑफ लाइट की वैक्यूम में और उसी की स्पीड ऑफ लाइट की किसी दूसरे मीडियम में, यानी वैक्यूम के अलावा हम कोई दूसरा मीडियम ले लेंगे, फॉर एग्जांपल वाटर, एयर, ग्लास, ऐसे कोई भी मीडियम हम ले लें तो वैक्यूम का और दूसरा जो मीडियम है उन दोनों का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये मैं आप लोगों को इक्वेशन से समझा देती हूँ।
हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन होती है साइन ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो इसका हासिल आता है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट, यानी जो रेशियो आएगी उसे हम कांस्टेंट कहेंगे। उस कांस्टेंट को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। जो n है वो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस n को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह।